अगर किसी परिवार के पास हजारों करोड़ रुपए हों और उस परिवार का कोई सदस्य ये कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पैसे इन्वेस्ट होने या पैसे लगने हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा ही कुछ कहा है निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री जो भारत सरकार में हैं और पिछले 10 साल से कैबिनेट मिनिस्टर रही मोदी सरकार में। वो ये कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि उनकी टिकट काटने का काम किया गया। टिकट इसलिए काटने का काम किया गया क्योंकि निर्मला सीतारमण के पतिदेव ने सार्वजनिक तौर पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका भांडा फोड़ने का काम किया और उन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया और उसे असंवैधानिक तौर पर गलत तरीके से लिया गया पैसा बताया है, निर्मला सीतारमण के पति ने ये कहा है कि ये केवल भारतवर्ष का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। विपक्ष के लोग इसे मुद्दा ना बना दे, अलग अलग तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के पास आज की डेट में इतने हजार करोड़ रुपए हैं कि ये 200 साल तक अगर चुनाव लड़े और एक पैसा भी किसी से ना ले तब भी ये 200 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं। और वो भी ऐसे नहीं लड़ सकते, हर कैंडिडेट को 1-1 करोड़ रुपए दें। 543 सीटों में अगर सभी कैंडिडेट को उतार करके 1-1 करोड़ अपने कैंडिडेट को दें तो केवल ब्याज में ही ये चुनाव लड़ सकते हैं। और जो मूल इनके पास है, जो मूल धनराशि है, वो यूं की यूं बची रहेगी। अब ये देख लीजिए कि मोदी ने बीजेपी के लिए इतना बड़ा खजाना इकट्ठा कर लिया है कि ये चाहे तो 200 साल तक बिना किसी सहयोग के, बिना किसी इलेक्टोरल बॉन्ड के, बिना किसी बड़े घराने से उगाही करने के और यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता और नेताओं को ये कह कर के आप चंदा दीजिए, वो कहने की भी इनको आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये 200 साल तक अपने कैंडिडेट को 1-1 करोड़ रुपए चुनाव में देने के बाद भी इनके पास वो सारी की सारी मूल धनराशि बची रहेगी। ब्याज से ही ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या कमाल की ईमानदार सरकार है। ऐसी ईमानदारी आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिखाई। जिस पार्टी ने अपने आप को हजारों करोड़ इकट्ठा करके दुनिया की बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कायम करने का एक लेवल सेट कर दिया है, दिखा दिया है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और सबसे अमीर पार्टी हैं, उसी मोदी सरकार ने इस देश को रसातल में पहुंचाने का काम कर दिया। वो इसलिए इतना कर्ज 2014 तक, जितनी भी सरकारें आज़ाद भारत के बाद 2014 तक रही, उससे 3 गुना कर्ज में डुबोने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने नहीं, मोदी ने किया है। इसलिए चकाचौंध के तले आपके सोचने की शक्ति को क्षीण कर दिया गया है। ये देखने की ज़रूरत है कि आपके सामने लोकतंत्र जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। आप इस देश के लिए वोट कर रहे हैं या केवल बीजेपी को वोट कर रहे हैं? आप उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जो सबसे ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन भ्रष्ट लोगों को टिकट दे करके आपके सामने ला करके खड़ा कर रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि उस कैंडिडेट को मत देखिए। उस कैंडिडेट को देखने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना बड़ा अपराधी हो, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जितना बड़ा कोयला खान को खाने वाला हो, चाहे जिसने कोयले के कालिक से अपने मुंह को पोतने का काम कर दिया, वो देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इन्होंने खुद कहा था 2014 से पहले कि जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे उनको हम सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे।
लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब उनको टिकट देने का काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं कि उस कैंडिडेट को देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मोदी को देखिए कि उन्होंने कितना माइलस्टोन सेट करने का काम किया है कि 200 साल तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। 200 साल तक चुनाव लड़ने की कैपेसिटी उन्होंने पैदा कर दी है, इतनी धनराशि इकट्ठा कर दी है इस देश को कंगाल करके कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1000 का चंदा बीजेपी में डोनेट करके उसमें दे करके वो ट्वीट करते हैं कि मैंने 1000 रुपये पार्टी फंड में डालने का काम किया। वो इसलिए करते हैं कि आम भोला भाला कार्यकर्ता भी पार्टी में फंड डालने का काम करे, पैसा डालने का काम करें, और यही इनका मिशन है कि केवल अपना बेनिफिट लेना है और अपनी तिजोरी भरने का काम करना है। देश पर कितना मर्जी ज़्यादा कर्जा चला जाए, देश को बर्बाद किस तरीके से किया जाए और देश में बेरोजगारी चाहे चरम सीमा पर हो उस पर जिक्र नहीं करेंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। और जहाँ तक पत्रकारों की बात हम करें, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है इन मुद्दों को सार्वजनिक करना, उस पर डिबेट करना, कुछ चंद पत्रकार 20-30 पत्रकार ही पूरे देश के अंदर हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल करके अपना YouTube चैनल चला करके उसके माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। उनको मजबूती प्रदान कीजिए, क्योंकि वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको अच्छा जीवन मिले, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छे से मिले, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिले, आपको सड़कें अच्छे मिले, व्यवस्था अच्छी हो, इसकी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। और व्यवस्था किस तरीके से बर्बाद कर दी गई है उस पर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप पहचानिए, अगर आप वाकई देशभक्त हैं तो देश के लिए वोट कीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कैंडिडेट कौन है, किस पृष्ठभूमि का है, कोई आपराधिक व्यक्ति तो नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति तो नहीं है। भले ही वो बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया या किसी अन्य पार्टी ने उसको टिकट दे करके आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो साफ सुथरी छवि का हो, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, आपकी वकालत कर सके, पूरे इलाके का एक अच्छा वकील साबित हो और पूरे इलाके की जो मेन समस्याएं हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में उसकी पैरवी कर सके। पैरवी करने के साथ साथ वो बड़ी परियोजना और योजना के लिए काम करे, आपके हित के लिए काम करे, हॉस्पिटल बनाने की करे। इसलिए हो जाइए कि जो लोग ये कहते हैं कि हम देश के लिए काम करते हैं, वो केवल देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपना हित साधने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। आपके अच्छे जीवन की कामना करते हैं। देश के लिए वोट कीजिए, अपने भविष्य के लिए काम वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। नमस्कार।